भाई मोमोज खाने चलते हैं। वो कहेगा इतनी ठंड में मोमोज के चक्कर में बाहर चले जाओ, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर वो कहेगा चलो और एनर्जी बढ़ाते हैं और लालच बढ़ाते हैं, कहेगा पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो दोस्त कहेगा हाँ इसमें तो बात बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इंसिडेंट हुई, सो अब अपने आप को जो इंसिडेंट फोटोन है उसे वो दोस्त कंसिडर करिए जो बुला रहा है बाहर घुमाने के लिए। Hello everyone, Himanshu this side. Welcome back for yet another session. And in this session we will discuss a very important yet small chapter, that is dual nature. ठीक है, और ड्वेल नेचर चैप्टर में हमें बेसिकली दो ही टॉपिक्स कवर करने हैं। वन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकंड इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले इस चैप्टर में हम प्रूफ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज डिविजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट को भी कवर किया करते थे, बट इन द लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई हैव रिमूव्ड दैट पोर्शन, सो हमें वो इस बार कवर नहीं करना है। हमें सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करना है, वन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट ऑलरेडी हैज पार्टिकल नेचर विच वाज प्रूव्ड इन which will be proved in photoelectric effect, and the wave nature of light was proved in क्या बोलते हैं आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड सच एक्सपेरिमेंट्स, बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन इसका वेव नेचर प्रूव करा था थॉमस यंग ने 18वीं या 19 सेंचुरी में, और उसका उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर रिवॉल्यूशनरी 19 सेंचुरी के एंड में ही दो साइंटिस्ट आए, लेनार्ड्स और हर्ट्ज, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें इन्होंने प्रूव किया कि लाइट का क्या नेचर है, वेव नेचर। उससे पहले भी मैक्स प्लैंक आए थे जो ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट में कह चुके थे कि लाइट जो है दैट ट्रेवल्स इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा, और इन क्वांटा का नाम उन्होंने रखा था फोटोन। तो सबसे पहले हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली फोटोन इज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटोन आर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट हमें पहले पढ़नी है। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट की बात अगर हम करें तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने बोला था, मैक्स प्लैंक दैट लाइट carries energy in discrete form in small packets called as photons, and E equals to n h nu, where n is an integer. So लाइट स्मॉलेस्ट पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, उसके हिसाब से n की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सो अभी कभी भी आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि 1.5 फोटोन ट्रेवल हुआ, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड एज फोटोन। तो बेसिकली वी कैन से दैट द पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटोन का? फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट एंड वी ऑल नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ठीक है, विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो इज फोटोन। ठीक है, तो फोटोन
travels in vacuum with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next is the rest mass of photon is 0. So we can say that photon is massless but in rest condition. Also photon is a neutral particle. So basically in one line we can say that photon is massless as well as chargeless. So the rest mass of photon is 0, although due to motion it has mass as well as energy, पर उसे अभी हमें डिस्कस नहीं करना है. Second, a photon is chargeless particle. Next, जब एक फोटोन मूव करता है then it has a definite energy and definite momentum, and the minimum energy of a photon is given by h nu, where nu is the frequency of a photon. ठीक है. So fourth point is a photon has definite energy and momentum. तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें देन इट कम्स आउट टू बी E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी. नाउ इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज E इज इक्वल्स टू न्यू इज c बाय लैम्डा. तो hc की वैल्यू आती है आपके पास, h की वैल्यू अपने आप में होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. अभी h है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन. अगर मैं कोई दुनिया का सबसे छोटा क्यूब ड्रॉ करना चाहूँ ना तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? h उसकी हाइट होगी, h उसकी लेंथ होगी और h उसकी ब्रेड्थ होगी. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉलेस्ट क्यूब ऑफ द वर्ल्ड विल बी h क्यूब. तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है दैट इज इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन बाय मैक्स प्लैंक. ठीक है. hc की वैल्यू होती है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक. तो hc बाय लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लैम्डा. लैम्डा वेरी करता है, h कांस्टेंट रहता है, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट रहती है. ठीक है. अगली अगर बात हम करें तो फोटोन की एक और प्रॉपर्टी है, ऑल द कोलिजन्स of a photon with matter are completely elastic. That is P initial it is equals to P final and E initial is equals to E final. लास्ट जो प्रॉपर्टी हमें फोटोन की पढ़नी है दैट if we increase the number of photon the intensity also increases. That is on sixth property, on increasing the number of या फिर on increasing the intensity of incident radiation, the number of photon increases but the energy of each photon remains सेम. ऐसा क्यों? क्योंकि
फोटोन की एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नाउ व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इट डजंट मीन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी बढ़ाने पे आप सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी को। सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल रिमेन सेम, बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल गोइंग टू बी इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11th एंड 12th में भी। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी होती है NH न्यू, तो NH न्यू। नाउ इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है डायरेक्टली दैट यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी directly implies that number of photon also increases. So these were the characteristics of photon. Now moving on to the main topic, that is photoelectric effect. ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हर्ट्ज और लेनर्ड ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट को फाइनल टच जो दिया था वो था आइंस्टीन ने, और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी फेमस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के लिए, इक्वेशन देने के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। आपको पता होगा कि आइंस्टाइन का सबसे बड़ा करियर का जो अचीवमेंट था, दैट वाज टू फाइंड E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, दैट इज एनर्जी मास इक्विवेलेंस। बट आइंस्टाइन वाज नॉट अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर E इक्वल्स टू mc स्क्वायर बिकॉज इट वाज used for destruction, and Nobel prizes are generally peace prize which are given for some revolutionary work in the revolutionary work to attain peace in the world. So for this Einstein photoelectric effect equation he was given the Nobel prize. So उस हिसाब से हिस्ट्री में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है इस इफेक्ट की। Also this was the first effect which effectively proved that light has a particle nature. So अगर बात करें, so this experiment proved that light has particle nature. So अगर बात करें व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब कोई मेटल प्लेट को ले और उस पे सफिशिएंट एनर्जी की लाइट रेडिएशन माने फोटोन इंसिडेंट कराएं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम देयर मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज photoelectric effect and the ejected electrons are called as photoelectrons. So what is photoelectric effect? That is when light of sufficient एनर्जी या मिनिमम एनर्जी भी कह सकते हैं, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ejected from the metal surface, and this phenomena is called as photoelectric effect. Photoelectric effect, and the ejected electrons are called as photoelectrons. So this was all about a photoelectric effect. तो सपोज करिए ये आपकी एक मेटल प्लेट है, अब इस पे लाइट ऑफ सफिशिएंट रेडिएशन इंसिडेंट हुई। अब अगर हम क्वांटम लेवल पर या फिर एटॉमिक लेवल पर बात करें कि हो क्या रहा है, एक फोटोन आया सफिशिएंट एनर्जी का, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, and the amount of energy required to remove an electron from its outermost shell was supposed to be 80 electron volt. तो
ये फोटोन आया, इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर करी। हमने फोटोन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है दैट ऑल द कोलिजन्स ऑफ अ फोटोन विद अ मैटर आर कंप्लीटली इलास्टिक। इसका मतलब है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो सपोज फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे अपने वैलेंस सेल से बाहर निकलने के लिए या आयनाइजिंग एनर्जी इसकी कितनी थी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो इट वाज सफिशिएंट इनफ फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्टेड या रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को पाके अपने सेल से जंप कर जाएगा, गेट्स फ्री एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, सो दिस फिनोमेना वाज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। See, this is the experimental setup for photoelectric effect. अब यहाँ पर ये क्या है, ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में यहाँ से ओपनिंग छोड़ी गई है such that light of sufficient energy could be incident on this metal plate। ये जो कैथोड है ये क्या है, अपनी मेटल प्लेट, एंड यहाँ पर एनोड लगाया गया है दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल। होता क्या है कि जैसे आप सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड इफ द एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ देन द इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड। तो ऐसा करते करते यहाँ से एक हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल। सो दिस फॉर्म्स अ कंडीशन ऑफ स्पेस चार्ज क्लाउड। यहाँ पर स्पेस चार्ज क्लाउड बन जाएगा जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा और फर्दर ब्लॉकेज हो जाएगी, आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अब इस मूवमेंट को अगर हमें कराना है तो वी नीड सम अट्रैक्टिव फोर्स डाउन हियर, कोई अट्रैक्टिव फोर्स देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन के लिए बेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो सकती है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर हम इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर गुच्छा बन गया था, स्पेस चार्ज क्लाउड बन गया था, इट विल गेट मूविंग अगेन, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट और इनका मूवमेंट दोबारा से चालू हो जाएगा, एंड दिस विल कंप्लीट द सर्किट। और इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा जिसको हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और इस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर एमीटर लगाया गया है, एंड दिस इज योर कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं ऑन द इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स, वो भी सफिशिएंट एनर्जी के। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बारीकियों के बारे में बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पर पढ़नी है दैट इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है वर्क फंक्शन को। वर्क फंक्शन इज द minimum energy required for the electron to get ejected from the metal surface। मतलब इससे कम एनर्जी दोगे तो काम बनेगा ही नहीं, इससे ज्यादा दोगे तो हो सकता है काम बने या फिर काम ना बने। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है और आजकल बाहर वैसे भी बहुत ठंड हो रही है, तो ठंड में अगर आप अपने मित्र को घुमाने ले जाना चाहते हैं या कहेंगे चलो भाई गेड़ी पे चलते हैं, तो मित्र कहेगा कि भाई क्या है ऐसा जो बाहर गेड़ी पे चलूं मैं तेरे साथ, तो कहेगा भाई पैसे लाओ समोसे खाएंगे दोनों भाई। तो आपका दोस्त कहेगा अरे इतनी ठंड में समोसे के चक्कर में बाहर आ जाऊं, नहीं आएगा, कुछ बड़ा बताओ। तो अगली बार आप थोड़े से और पैसे लेके आओगे, कहोगे कि चल भाई मोमोज खाने चलते हैं, तो कहेगा इतनी ठंड में मोमोज के चक्कर में बाहर चले जाओ, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर वो कहेगा चलो और एनर्जी बढ़ाते हैं और लालच बढ़ाते हैं, कहेगा पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो दोस्त कहेगा हाँ इसमें तो बात बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इंसिडेंट हुई, सो अब अपने आप को जो इंसिडेंट फोटोन है उसे वो दोस्त कंसिडर करिए जो बुला रहा है बाहर घुमाने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन है उसे वो दोस्त कंसिडर करिए जो घर में बैठा है ठंड में रजाई के अंदर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर अपने घर से बाहर निकलवाना है तो यू नीड सफिशिएंट एनर्जी। तो वो सफिशिएंट एनर्जी किसे प्रोवाइड करनी है, फोटोन को, सच दैट इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इसी पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिसे देने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आएगा। ठीक है, वो मिनिमम लालच है जो आप अपने दोस्त को दे रहे हैं। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी
required for the incident photon to remove the electron from its valence shell. ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को किस में मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसे देने के बाद ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि दो तरीके के इलेक्ट्रॉन है, एक तो सरफेस का इलेक्ट्रॉन और एक बल्क का। मतलब जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रखा है वो डिफरेंट है और जो बल्क में रखा है वो डिफरेंट है। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से मिनिमम एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आप भी कितने ले आए अपने साथ, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो हो सकता है बाहर आ जाए, बट जो बल्क में इलेक्ट्रॉन है उसे आपने 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, वो अपने वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर तो आ गया, बट रास्ते में उसे बाकी सारे एटम्स मिले, उनसे टकरा के उसकी एनर्जी क्या हो गई, लूज हो गई, एंड इट इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। सो मिनिमम एनर्जी है ये वर्क फंक्शन, इसे देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हो सकता है बल्क वाला इलेक्ट्रॉन बाहर ना आ पाए। सो वी कैन से दैट इवन ऑन गिविंग E greater than phi, the electron may or may not come out of the metal surface because some energy is lost by the electron during collision with other metal ions। ठीक है, तो यहीं पर आती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आपने एनर्जी दी E इंसिडेंट, मिनिमम एनर्जी थी 5, तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई, ये तो आप एनर्जी लेके आए थे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम 5 थी, एटलीस्ट 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। तो बाकी की 20 कहाँ गई, बाकी की 20 हो सकती है कि कहाँ चले जाए, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये बाकी की 20 कहाँ चले गए, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ क्या लिखा गया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हो सकता है ये सारी की सारी 20 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चले जाए, हो सकता है कुछ कोलिजन के दौरान लॉस्ट हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अलावा बाकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी KE max। तो KE max इज E माइनस 5। ठीक है, यही है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सपोज करिए कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन फाई गिवन है, उसके लिए E इंसिडेंट गिवन है और आपको कंडीशन चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या नहीं आएगा, और यहाँ पे KE मैक्स निकालनी है। तो सपोज कीजिए कि फाई कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने इंसिडेंट एनर्जी दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फाई था 10, आपने इंसिडेंट दी 8, KE मैक्स के लिए कितना बच गया, -2, विच इज नॉट पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो
यहाँ पर तो कोई भी इजेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, क्रॉस लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, आपने भी इंसिडेंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो हो सकता है कि मेटल अपने सरफेस से बाहर आ जाए, बट अब की केस में उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 0। वर्क फंक्शन अगेन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, हो सकता है आपने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो डिफरेंस कितने का आया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हो सकता है कि सारी की सारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है 4 कन्वर्ट हो सकता है 3 कन्वर्ट हो सकता है 0 कन्वर्ट हो। तो काइनेटिक एनर्जी की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? मिनिमम हो सकता है 0 एंड मैक्सिमम हो सकता है 5। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ के मैक्स। ठीक, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, जैसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी for the incident required for the incident photon for the photoelectric effect to take place is called as threshold frequency. So आपको पता है के ई मैक्स किसके बराबर है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब मिनिमम वैल्यू के ई मैक्स की कितनी हो सकती है? 0, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब अगर इसमें से एच कॉमन ले लें तो यहाँ क्या होगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। सो न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट को क्या कहा जाता है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड मतलब बाउंड्री कंडीशन। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, तो के ई मैक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। के ई मैक्स नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। सो न्यू मिनिमम न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए, दैट इज बाउंड्री, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ज्यादा हो तो बाकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की बात करें, तो अगेन वी नो दैट के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। एच न्यू को लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा एंड फाइव को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। यहाँ से एच सी कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अब के ई मैक्स की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 विच इज एट लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा ज्यादा हो गया लैम्डा नॉट से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये वैल्यू ज्यादा, देन ओवरऑल दिस वैल्यू विल बिकम नेगेटिव, एंड नेगेटिव बनने की वजह से के ई मैक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। सो लैम्डा शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो अगर मैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? द मैक्सिमम wavelength above which photoelectric effect does not take place is called as threshold wavelength. नाउ मूविंग फर्दर, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके हैं। इनके कुछ ग्राफ ड्रॉ करने को आते हैं और पेपर में कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो के ई मैक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस 5 के ई मैक्स। अब कंपेयरिंग इट विद y इक्वल्स टू mx प्लस C, that is equation of a straight line, we get m equals to h and c equals to minus 5, जहां पर m क्या होती है आपकी? स्लोप, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब y में किसे प्लॉट करना है अपन को? y में प्लॉट करेंगे अपन के ई मैक्स, और x में फ्रीक्वेंसी। अब इसका ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m इक्वल्स टू h एंड y इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू -5। ड्रॉ कर देते हैं।
जहाँ पर ये स्लोप कितनी है, स्लोप थीटा इक्वल्स टू एच एन वाई इंटरसेप्ट कितना है 5। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ना न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, यहाँ पर आप देखिए न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई 0। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक ग्राफ के ई मैक्स वर्सेस 1/λ का भी बनता है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो के ई मैक्स इज hc/λ माइनस 5। तो अगर के ई मैक्स वर्सेस 1/λ का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगेन इसे कंपेयर करूंगा तो y मिल जाएगा मेरे को के ई मैक्स, m की वैल्यू मिल जाएगी hc और आपको x कितना मिलेगा 1/λ एंड c y इंटरसेप्ट इज -5। तो किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना था अपने को, के ई मैक्स वर्सेस 1/λ। तो y एक्सेस में अपन रखेंगे के ई मैक्स को, x एक्सेस में प्लॉट करेंगे 1/λ और इनका ग्राफ क्या आएगा, अगेन अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप hc एंड y इंटरसेप्ट 5। तो इसका स्लोप कितना है hc इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा और y इंटरसेप्ट कितना है अगेन 5। सो बेसिकली ये दो ग्राफ थे। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस, जहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब की बातें करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही है, तो फर्स्ट जो मेजर ऑब्जर्वेशन रही दैट इज द फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो बनने वाला करंट है, द फोटो करंट इज डायरेक्टली proportional to the intensity of incident radiation। मतलब फोटो करंट को सिर्फ इंटेंसिटी से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। और ये साफ साफ तौर पर क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि एक फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, 100 फोटोन आया तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 1000 फोटोन आए तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या को बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट भी सर्किट में बनता रहेगा। इस बात के बावजूद कि आप उस फोटोन की एनर्जी को कितना बढ़ा रहे हैं, उससे फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फोटो करंट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स दैट इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोटो करंट भी सर्किट में बनेगा। सो हियर वी कैन से दैट I is directly proportional to IP, that is ये है आपका फोटो करंट और ये है आपकी इंटेंसिटी। तो इनके बीच में कर्व ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन था वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी बढ़ा लीजिए, उसका इफेक्ट फोटो करंट पे कोई नहीं पड़ेगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा के ई मैक्स पे। तो के ई मैक्स इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी बट नॉट फोटो करंट। फोटो करंट ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई आपको कहे, वाई एक्सेस में अगर कोई फोटो करंट बोले और एक्स एक्सेस में फ्रीक्वेंसी, कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, इंडिपेंडेंट है दोनों,
photo current is independent of frequency, so the graph will be a straight line. So coming on to the last topic, that is stopping potential. Stopping potential की अगर बात करें तो वापस चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के डायग्राम पे, ऊपर जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आप एक बार इस डायग्राम को गौर से देखिए। यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन हुए, अगर सफिशिएंट एनर्जी के हुए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, then they start moving towards the positive terminal. अब if we want to make the photoelectric current in this circuit to be equals to 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी such that it would repel the electron। हमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो भी है इनमें से, उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी कितना करना है, 0, मतलब उसे भी वापस लौटा देना है। ठीक है, तो अगर उसे वापस लौटाना है तो हमें यहाँ पर एक नेगेटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स लगानी पड़ेगी। और रिपल्सिव फोर्स लगाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कैसे कर सकते हैं कि ये जो एनोड प्लेट है इसे भी क्या दे दें, नेगेटिव पोटेंशियल, सच दैट इट विल ब्रिंग ए रिपल्सिव फोर्स। अब उस रिपल्सिव फोर्स की भी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सच दैट इन फोटॉन्स में से, इन इलेक्ट्रॉन्स में से सॉरी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो उसे भी क्या कर दे, स्टॉप कर दे। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे आप, द मैक्सिमम या द मिनिमम नेगेटिव मिनिमम नहीं मैक्सिमम बोलते हैं, कितना मैक्सिमम लगाना पड़ेगा ना आपको, नेगेटिव पोटेंशियल applied to anode plate such that the value of photocurrent in the circuit becomes 0 is called as stopping potential। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं Vs से, where V stands for potential and S stands for stopping, that is your stopping potential। So अगर हम काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन पे वापस जाएं तो Ke max किसके बराबर था, h nu माइनस h nu नॉट। अब आपको Ke max की वैल्यू क्या करनी है, 0, तो आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा which is equals to Ke max। So according to work energy theorem, work done by the battery is equals to change in kinetic energy, that is work done by the battery। अब बैटरी ने कितना काम किया, नेगेटिव वर्क किया होगा, दैट इज माइनस ई। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है जो कि हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस व्हिच स्टेट्स दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, Q डेल्टा V, जहां पर डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई करा है, Vs, तो ये Q की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू Vs। तो इसे रिप्लेस कर देते हैं, Ke max की जगह क्या रख देते हैं, E इंटू Vs, जहां पर Vs क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नॉट। सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये कितना आएगा, h nu बाय E माइनस h nu नॉट बाय E। सो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इक्वेशन, h nu बाय E माइनस h nu नॉट बाय E। इसे अगर और रिफाइन करें तो h बाय E इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ेगी आपको और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू की वैल्यू इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
जितना ज़्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा इंसिडेंट एनर्जी, और जितनी ज़्यादा इंसिडेंट एनर्जी होगी वर्क फंक्शन तो सेम रहता है फाई, तो के ई मैक्स भी क्या होगा उतना ज़्यादा, और उतना ही ज़्यादा वर्क किसे करना पड़ेगा बैटरी को, सो द बैटरी हैज टू अप्लाई मोर नेगेटिव पोटेंशियल। सो यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। अगर किसी दो मेटल्स के लिए या दो इंसिडेंट रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है तो इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो कुछ कर्व ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट फॉर डिफरेंट colors of light. Colors is directly dependent on frequency. For different frequency stopping potential versus current का ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें इंटेंसिटी को क्या रखना है हमने, कांस्टेंट। तो यहाँ पर बनाते हैं हम फोटो करंट और एक्स एक्सिस में बनाते हैं पोटेंशियल। कुछ कर्व्स मैं ड्रॉ करने वाला हूं जिसमें हमें क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखनी है। तो दिस इज ν1, इसकी फ्रीक्वेंसी ν2, इसकी फ्रीक्वेंसी ν3, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज ν3, दिस इज ν2 एंड दिस इज ν1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs3। तो देखिए आप किसका नेगेटिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, Vs3। अगर आप गौर से देखेंगे तो Vs3 का नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा। Vs2 के लिए नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, कम, और Vs1 के लिए सबसे कम। तो इस हिसाब से ν3 मस्ट बी ग्रेटर देन ν2 मस्ट बी ग्रेटर देन ν1, और तीनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम। I3 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I1। एक और ग्राफ यहां पर आता है जहां पर हम बात करते हैं अगेन फोटो करंट ऑन y एक्सेस और x एक्सेस पे रखा है हमने पोटेंशियल को। अब तीन अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट हमने यहाँ पर इंसिडेंट करी, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बट फ्रीक्वेंसी क्या रखी, सेम। कुछ ऐसा कर्व मिलता है, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। अब तीनों के लिए क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है एंड वी नो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ν3 इक्वल्स टू ν2 इक्वल्स टू ν1। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटो करंट I3 के लिए मैक्सिमम है, I2 के लिए उससे कम और I1 के लिए उससे भी कम। तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, और तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो तीनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम। सो होप ये टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर है। अब एक आधे क्वेश्चंस कुछ इस पे देख लेते हैं ताकि आपकी और क्लैरिटी हो जाए इस कॉन्सेप्ट से लेके। तो क्वेश्चंस कुछ स्क्रीन पे आपकी इस तरीके से हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको कर्व बताया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, लेट IA, IB एंड IC। ये A है, ये B है और ये C है। बी द इंटेंसिटी इज and FA, FB and FC be the frequencies for the curves A, B and C respectively। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप जरा कर्व्स को ध्यान से देखिए तो B और A के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और C के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम। दैट इज F for B
इक्वल्स टू एफ फॉर ए। तो बी और ए की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट बी और ए के लिए फोटो करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। सो आई ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू आई ऑफ ए। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? पहले ऑप्शन की बात करें, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी एंड आई ए नॉट इक्वल्स टू आई बी, बिल्कुल करेक्ट। सो देखिए, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज होगी तो कोई भी ऐसा आप क्वेश्चन आएगा आप इजीली टैकल कर पाएंगे। होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मुझे मिले तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें ग्राफ का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये है, ग्राफ बेस्ड। इट सेज दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इन वोल्ट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ सोडियम एमिटर इज शोन इन द फिगर। द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम फ्रॉम द डाटा प्लॉटेड इन द फिगर विल बी। तो फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी है नीचे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और पूछ के रहा है वर्क फंक्शन की वैल्यू। अगर इस ग्राफ को आप ढंग से देखिए तो 4 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू कितनी हो गई, 0। एंड वी नो दैट E इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है, एच न्यू माइनस फाइव। तो वी एस तो 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, दैट इज एच न्यू माइनस फाइव। तो फाइव किसके बराबर हो गया, एच एन न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4 है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 14। स्टिल आंसर हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ई से डिवाइड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस वुड बी योर आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे, दैट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली जो कि एक रिसर्च स्टूडेंट है, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस सामने रखी और उस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा, कुछ एनालॉजी बनाई उन्होंने कि जैसे जस्ट लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। The phenomena which showed the particle nature of light were explained briefly some time ago, that was photoelectric effect। और उन phenomena ने जिन्होंने लाइट का वेव नेचर प्रूव करा वो कुछ थे, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, आपका इंटरफेरेंस हो गया और पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया। So these were the phenomena showing wave nature। तो डी ब्रोगली ने कहा जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर है ना, वैसे ही दुनिया के तमाम मैटर के पास भी क्या है, डुअल नेचर। So he stated that there is a wave nature associated with all the matter in this universe, and its wavelength is given by lambda is equals to h upon p। तो जो वेव एसोसिएटेड है किसी भी मैटर से, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, lambda equals to h upon p, where h is Planck's constant and p is momentum of the particle। Every moving particle has a wave nature associated with itself। तो lambda equals to h upon mv, जहाँ पर h है आपका 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, that is Planck's constant। and p is momentum। तो क्या हर मैक्रो पार्टिकल के साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड है और हम उसे फिजिकली देख सकते हैं? जी नहीं। जो आपके मैक्रो पार्टिकल है, जस्ट लाइक डे टू डे लाइफ में एक फुटबॉल मूव कर रही है, एक स्कूटी मूव कर रही है, कोई एथलीट भाग रहा है, तो क्या इनके साथ भी वेव नेचर एसोसिएटेड है? जी हाँ, डेफिनेटली एसोसिएटेड है, बट जो वेवलेंथ है वो आएगी 10 टू द पावर माइनस 35, 10 टू द पावर माइनस 40 ऑर्डर की, जो कि बहुत छोटी है, टू बी विजिबल फॉर द नेकेड आई या
सो हम कह सकते हैं कि ये जो फिनोमिना है ये पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस किया जाता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है, प्रोटॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती है, बिकॉज वो कुछ सिग्निफिकेंस ऑर्डर की होती है जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे कि कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ वेवलेंथ चेंज होती है और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा हो गया आपके पास h अपॉन p, दैट इज h अपॉन mv, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब पहला पार्ट, डी ब्रोगली wavelength for a particle having kinetic energy equals to E. तो lambda is equals to h upon p and we all know that p equals to mv। क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से डिवाइड, we will get we know that kinetic energy is equals to half mv square। इसे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और m से डिवाइड कर देते हैं, then we will get half m square v square by m। We all know that mv is momentum, that becomes p square by 2m। तो kinetic energy हो गई p square by 2m। This gives us p equals to under the root 2m ke। तो lambda की वैल्यू क्या हो गई, h upon under the root 2m ke, where k is the kinetic energy of the particle। ठीक है, अगर हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ, for an electron accelerated by a potential V, we all know that by work energy theorem net work done is equals to change in kinetic energy, that means delta ke is equals to वर्क डन। और आपने सेकंड चैप्टर प्लेलिस्ट में देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने बताया था कि वर्क डन बाय चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू वी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई वी। तो डेल्टा के ई किसके बराबर आ जाएगा, ई वी के बराबर। तो यहाँ से अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर द रूट 2m, और यहाँ क्या था के ई की जगह क्या रख देंगे, ई वी। अब इसमें से h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है एंड e दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, दैट इज 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर द रूट v। तो v क्या है, पोटेंशियल थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। तो सिर्फ हम v की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, then we will got the de Broglie wavelength associated with the electron accelerated by a potential capital V। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं, e की जगह क्या जाएगा उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज qv। ठीक है, so these were the applications of our de Broglie wavelength, de Broglie's hypothesis। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत बनाया जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है, दैट इज रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे आप जरा पढ़िए और ट्राई करिए कि आप इसे खुद से सॉल्व करें, पॉज करके वीडियो। अंटिल देन हम आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। सिल्वर हैज अ वर्क फंक्शन ऑफ 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू नो दैट वर्क फंक्शन क्या होता है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर इज इंसिडेंट अपॉन इट, अ पोटेंशियल ऑफ 7.7 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम reaching the collector plane। The potential required to stop photoelectrons when light of wavelength 200 nanometer is incident upon silver। अब देखिए ये जो वर्क फंक्शन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो क्योंकि हमने सिल्वर फिक्स कर लिया है तो वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला है, तो
बाय लैम्डा माइनस 5, ठीक। तो ई वी नॉट 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी बाय लैम्डा माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा 200 नैनोमीटर दे दिया, तो हमें पता है कि एच सी होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्डा इज गिवन टू बी 200 नैनोमीटर माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट एंड 200 this, so this comes out to be 62, it is 6.2 and 6.2 में से 4.7 जाएगा तो ये आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई वी नॉट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गायब, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन, टंगस्टन एक मेटल है एंड सोडियम आर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, full stop। If the threshold wavelength lambda for sodium is 45460 angstrom, the value of lambda for tungsten is, तो टंगस्टन के लिए हमें ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वर्क फंक्शन गिवन है, टंगस्टन का वर्क फंक्शन कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टंगस्टन के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है 5 फॉर टंगस्टन, दैट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये पूछ रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा नॉट फॉर टंगस्टन पूछ रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए। सोडियम के लिए ऑलरेडी गिवन है, तो सोडियम के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और सोडियम के लिए जिसका वर्क फंक्शन कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से हम एच सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा नॉट कितना दिया है सोडियम के लिए 5460 एंगस्ट्रॉम। नाउ क्या करते हैं, अब टंगस्टन के लिए निकालते हैं, तो 5 फॉर टंगस्टन should be equals to Hc by lambda naught for tungsten। अब टंगस्टन के लिए 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 डिवाइडेड बाय Hc इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा नॉट, हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए, एक पेज ऐड कर लेते हैं, लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी Hc अपॉन 4.5, अब Hc तो कांस्टेंट ही रहेगा, Hc की वैल्यू हमने निकाली है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 5460 डिवाइड बाय 4.5। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2791 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, दैट वुड कम आउट टू बी 2791 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ 6-7 क्वेश्चन लेने वाले अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लेके आए आपके लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें वर्क फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन 5। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो y एक्सिस में प्लॉट किया गया है काइनेटिक एनर्जी को, x एक्सिस में रखा गया है फ्रीक्वेंसी को, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा, m क्या है यहाँ पर h और c, दैट इज y इंटरसेप्ट किसके बराबर है 5। अगर आप गौर से देखें इसका y इंटरसेप्ट कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से वर्क फंक्शन भी कितना आ जाएगा 5 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा काम करना था, ग्राफ को अंडरस्टैंड करना था, दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इस चैप्टर से
जिसमें वो आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी लेना चाहेगा, या क्वेश्चन ग्राफ से आएगा या वर्क फंक्शन या स्टॉपिंग पोटेंशियल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट, अब पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डिपेंड्स ऑन बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है बट डजंट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी में क्या चीज डिपेंड करती है, के ई मैक्स। नेक्स्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सही बात है। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, सही ऑप्शन कौन सा है, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ, व्हिच टाइप ऑफ कोलिजन इज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए जब हमने इसका लेक्चर नंबर 1 बनाया था तब हमने फोटोन के बारे में बात करी थी और हमने बताया था कि फोटोन पार्टिसिपेट्स इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक। नेक्स्ट, व्हेन अ सरफेस 1 सेंटीमीटर थिक, अगेन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इज illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V0. But when the same surface is illuminated by a light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V0 by 6. So the threshold wavelength of the metallic surface. तो क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला जो केस है, इन्होंने कहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, तो के ई मैक्स इक्वेशन लिख लेते हैं, E V0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5। तो इसे दूसरी उसमें लिख लेते हैं एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। अब V0 है और वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो केस 1, केस 2 इधर करेंगे, केस सेकेंड, दिस इज योर केस 1। तो ई V0 किसके बराबर आ गया, एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। केस सेकेंड में क्या कह रहा है, जब इंसिडेंट वेवलेंथ 3 लैम्डा हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V0 बाय 6। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई V0 बाय 6 एच सी बाय 3 लैम्डा माइनस 5। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5 निकालने का तो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो 5 कैसे निकले, यहां से हम क्या करते हैं, ई V0 की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 6 एच सी बाय 3 लैम्डा माइनस 6 5, दैट बिकम्स 2 एच सी बाय लैम्डा माइनस 6 5। तो इसे यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 एच सी बाय लैम्डा माइनस 6 5 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। अब फिर पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका एच सी बाय लैम्डा और इसे उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 माइनस 5, दैट इज 5 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी बाय 5 लैम्डा। अब 5 होता कितना है, एच सी बाय लैम्डा नॉट, दैट इज इक्वल टू एच सी बाय 5 लैम्डा, एच सी से एच सी कैंसिल, तो 1 बाय लैम्डा नॉट किसके बराबर है, 1 बाय 5 लैम्डा। दिस इंप्लाइज लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 5 लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी आ गई, 5 लैम्डा, व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, कुछ नहीं करना है, बेसिक जो नॉलेज आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड, उसे अप्लाई करना है। कहीं पर रेशियो पूछ रहा होगा और कहीं पर ऐसी कुछ ना कुछ अननोन क्वांटिटी आपसे निकलवाना चाहेगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज बेस्ड ऑन डी ब्रोगलीज। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल्ड, then the de Broglie wavelength associated with it changes by a factor. We all know that, जो हमने अभी पढ़ा है कि जो लैम्डा होती है de Broglie wavelength, that is equals to h upon under the root 2m ke। अभी कह रहा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अंडर द रूट 2m 3k। ट्रिपल कर दिया ना काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा डैश और लैम्डा में रिलेशन पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा
अंडर द रूट 2m/ke और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ये फिर कितना आ जाएगा 2m/ke। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो लैम्डा डैश किसके बराबर हो गया लैम्डा बाय रूट 3। कितने फैक्टर से चेंज होगा 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8 अगेन बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन आर accelerated through a potential difference capital V and protons are accelerated through a potential difference 4V. The de Broglie wavelength are lambda E and lambda P for electrons and protons respectively. The ratio of lambda E by lambda P is given by, तो lambda E by lambda P का रेशियो पूछा है। सबसे पहले अगर हम lambda E की बात करें that comes out to be h upon under the root 2m और ke की जगह क्या आएगा qv। q की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज e और पोटेंशियल से कितने एक्सेलरेट किया गया है इसे v पोटेंशियल से। नेक्स्ट अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो लैम्डा प्रोटॉन कितना दे रखा है h अपॉन अंडर द रूट 2। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होता है बस साइड अपोजिट होता है और पोटेंशियल कितना है 4v। Now the potential is 4v. So he is asking about us about lambda E upon lambda P। तो सिंपली रेशियो ले लेंगे h से h क्या हो जाएगा कैंसल। ऊपर कितना हो जाएगा अंडर द रूट mp और यहाँ क्या आएगा 4v और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे अंडर द रूट me और यहाँ क्या आ जाएगा v। e से e कैंसल v से v कैंसल तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर द रूट mp बाय m। तो ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 2 अंडर द रूट mp बाय me। नेक्स्ट फिर रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बारी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है फिर ये रेशियो पूछ रहा है तो दोबारा दो भाग में डिवाइड करते हैं लैम्डा फॉर प्रोटॉन h अपॉन अंडर द रूट ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो इसे ऐसे रहने देते हैं लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम का न्यूक्लियस। इससे पहले भी कई बार इसका जिक्र हो चुका होगा अब तक। तो लैम्डा अल्फा है h अपॉन अब हीलियम के पास कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 2 into 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज क्या होगा 2 प्लस दैट इज ट्वाइस चार्ज ऑन प्रोटॉन और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है सेम h से h कैंसल mp से mp कैंसल qp से qp कैंसल v से v कैंसल। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा ये किसके बराबर आएगा ये हो जाएगा रूट 2 और यहाँ कितना आ जाएगा रूट 2 4 8 8 2 16 दैट इज 1 बाय रूट 8। तो लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय रूट 8। ठीक है लैम्डा अल्फा ओके उल्टा होगा ये हो जाएगा रूट 16 by 2 that is रूट 8। ऑप्शन नंबर डी इनवर्सली रिलेशन है ना लैम्डा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो भी होगा यही रह जाएगा और इसका वाला जो होगा अल्फा का वो इनवर्स रिलेशन होगा तो ऊपर चल जाएगा। इसका मल्टीपल कितना आता है 2 4 8 8 2 16 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा दैट बिकम्स रूट 8:1। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपकी प्रीवियस नॉलेज को भी बहुत अच्छे से टेस्ट करने वाला है। द मूविंग प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द रेडियस ऑफ देयर पाथ्स आर इक्वल टू ईच अदर। Assuming the field induction B is perpendicular to the velocity vector of the alpha particle and proton, the ratio of de Broglie wavelength of alpha particle to that of proton is। देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, we all
रेडियस होता है mv बाय qb। रेडियस किससे दिया जाता है? बाय द फॉर्मूला mv बाय qb। होप आप सभी ने चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये बातें नहीं पढ़ी है या जिसे इस बातों मतलब इन टॉपिक्स की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए वी आर गोइंग टू रिलीज सून द प्लेलिस्ट फॉर चैप्टर नंबर 4। तो R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। mv क्या हो गया? p अपॉन qb। p को लिख सकते हैं अंडर द रूट 2m ke अपॉन qb। अभी क्या कह रहा है? एक है अपने पास प्रोटॉन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। रेडियस ऑफ पाथ्स भी क्या है दोनों के? इक्वल। तो r ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू r ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा? √2 मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय q ऑफ प्रोटॉन इनटू b। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2m ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और नीचे क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इनटू b। अब b की वैल्यू सेम तरीके तो दोनों जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसे सॉल्व करने के लिए इनको और पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर यहाँ से अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? अंडर द रूट 2mp KEP अपॉन QP इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m अल्फा KE अल्फा और Q अल्फा कितना होता है? डबल, ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। QP से QP कैंसिल। ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अब लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ क्या होगा? लैम्डा ऑफ अल्फा बाय h अपॉन अंडर द रूट ट्वाइस मास ऑफ अल्फा और यहाँ क्या जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। और प्रोटॉन की बात करें तो h इधर जाएगा और ऊपर क्या चल जाएगा? ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। h से h कैंसल, लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा p comes out to be under the root twice mp KEP upon root 2 m alpha KE alpha। अब हमने प्रीवियस नॉलेज से यहाँ पर से एक इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म कर ली है जो कह रही है कि √2 mp KEP is equal to √2 m alpha KE alpha divided by 2। तो हम रख देंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? √2 m alpha KE alpha से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 1/2। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा p becomes 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन जरूर आपके पास होगा 1/2 वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1/2। ठीक। कुछ असर्शन एंड रीजंस वाले टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी कॉमन है। और इसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, assertion is correct and reason is also correct। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion, और assertion is correct but reason is false। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। हम उनके डिटेल में नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे और बताएंगे क्या ये इनके लिए सही है या नहीं। तो पहले assertion की बात करते हैं। the strength of photoelectric current depends upon the intensity of incident radiation। बिल्कुल सही बात। रीजन, a photon of energy E possesses a mass equal to E by c square and momentum equal to E by c। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बट जो दूसरी स्टेटमेंट है इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये आप जो भी ऑप्शन इसे मैच कर रहा होगा वो आप अपने एग्जाम में टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 from reason and assertion। Assertion is as light travels from one medium to another, the frequency of light does not change। बिल्कुल सही बात है। And the reason is frequency is the characteristic of source। ये भी बिल्कुल सही है and it is the correct explanation for the assertion। ठीक है, तो इसमें आप वो वाला ऑप्शन चुनेंगे जिसमें कह रहा होगा कि reason is also correct, assertion is also correct and reason is the correct explanation for the assertion। Moving on to the third, visible light cannot eject photo
हो सकता है सही। रीजन क्या दिया है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर कॉपर सरफेस इज गिवन बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू hc बाय फाई नॉट। बिल्कुल फाई नॉट क्या होता है आपका वर्क फंक्शन इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट को उधर भेज दिया तो बन गया hc बाय फाई नॉट। hc की वैल्यू होती है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 12400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे आ जाएगा वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज 4.4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 2818 एंगस्ट्रॉम अकॉर्डिंग टू देम व्हिच इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को जानिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जहां तक अगर हम लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अगर उससे ज्यादा की हमने लाइट डाली है वेवलेंथ की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है 2818 एंगस्ट्रॉम और विजिबल लाइट की रेंज कहां से शुरू होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। तो डेफिनेटली क्या है, ज्यादा है तो विजिबल लाइट कभी भी कॉपर सरफेस के ऊपर से क्या नहीं शो कर सकती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें भी आप कहेंगे बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for the assertion. So यहाँ पर हमने अपना ये एक important yet बहुत छोटा सा चैप्टर दैट इज dual nature of radiation कंप्लीट किया है। काफी क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर कर लिए हैं और काफी टॉपिक्स को डेप्थ में कवर कर लिया है। होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ऐसे ही दैट वुड बी एटम एंड वन मोर स्मॉल टॉपिक दैट वुड बी न्यूक्लियर। तो इनको खत्म करके हम 11, 12 एंड 13 चैप्टर्स अपने फिनिश करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।